आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जाफर एजुकेशनल बोर्ड में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं एंड मॉडल सेट देखेंगे तो आपका साइंस का आज होने वाला है और ये आपका देखेंगे तो सब्जेक्टिव होने वाला है। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव को करा चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये मेरा सेकंड है और जिसमें आपको सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी क्वेश्चंस को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को आप इस वीडियो में देखें और वीडियो पे ज़रूर पूरा बने रहें। जिसमें से आपका टोटल देखेंगे तो 19 क्वेश्चन होने वाला है और 19 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में सिर्फ टोटल यदि देखेंगे तो 19 क्वेश्चन को बनाना नहीं होता है। इसके लिए आप देखेंगे बताया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 5 को का आपको उत्तर देना है। एंड देखेंगे तो इसमें से प्रत्येक का अंक आपको कितना 2 नंबर दिया जाता है। फिर आपका 8 से 14 जो है इसमें से भी आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये जो है 3 नंबर का मिलने वाला है और ये 3 नंबर करके आपको 5 यानी टोटल 15 नंबर इससे, उधर आपको कितना 10 नंबर यानी 15-10 आपको 25 नंबर इससे मिल जाता है। और आपका 15 से 19 जो है इसमें भी आपको कितना 3 प्रश्नों को बनाना है। इसमें से आपका देखेंगे तो 5 अंक का ये होने वाला है और टोटल देखेंगे तो आपको यहाँ से भी कितना नंबर मिल जाता है 15 नंबर मिल जाता है, यानी ओवरऑल में आपका टोटल कितना होता है 40 नंबर। तो चलिए हम देखते हैं सभी क्वेश्चन को। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन है जिसमें से बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण यदि देखेंगे तो पहला देखेंगे इसे बताया गया कि ये बल रेखाएं जो है बंद वक्र होती है। दूसरा में बताया गया कि जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वह चुंबकीय क्षेत्र के अधिक प्रबल होते हैं, यानी जो आपका चुंबक होता है तो इस प्रकार का जो आपका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ पे नज़दीक होता है वहाँ पे क्या होता है सबसे ये इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। और एक चीज़ आपको याद रख लेना है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो आपका देखेंगे तो आंसर में 2 ही दिया है पॉइंट, जिसमें से आप तीसरा भी याद रख लीजिएगा कि यह रेखाएँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप उस चीज़ को लिख लेंगे। नेक्स्ट मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, बताया गया कि अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेखित जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो। यानी आपका फोटो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनने वाला है। यहाँ पे आपका सी, यहाँ पे एफ हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कुछ फिगर होने वाला है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक आपका क्या यहाँ पे वस्तु रखा गया है जो दर्पण से टकराता है और एफ पे होके कटता है। फिर आपका जो एफ पे होके कटेगा और कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है यानी यह इस जगह जो बन रहा है आपका क्या है, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। तो इस चीज़ को आपको दिखाना है। इसमें समान साइज का बनता है, यानी वस्तु की जो लंबाई होता है वही लंबाई आपका क्या होता है प्रतिबिंब की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे। इसमें 3 में बताया गया है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको उत्तर देना है। यानी वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है यानी नमक। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। इसमें आंसर यदि देखेंगे तो ये हो जाएगा। एंड आपका एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं Al2O3। एंड आपका जिंक ऑक्साइड ZnO ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 है या कि आधुनिक आवर्त के नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त के नियम क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त के फलन होते हैं। मीन्स क्या है, तत्वों को यदि देखेंगे तो उनके परमाणु संख्या के आधार पर ही क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में सजाया गया है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, पीत का क्या कार्य है। तो पीत का क्या कार्य है, आंसर देखेंगे तो पीत का कार्य बताया गया कि खाए हुए द्रवों को अपनी स्वाभाविक उष्णता से पचाना और रस मूत्र और मल को पृथक पृथक करना यानी अलग अलग करना, ये किसका कार्य होता है, पीत का कार्य होता है। नेक्स्ट मेरा 6 है, बताया गया कि खाद्य श्रृंखला क्या है, उदाहरण भी दीजिए। तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है, इसके उदाहरण भी देना है। तो आंसर यदि देखेंगे बताया गया कि हर एक जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक संबंध बनाती है, अर्थात एक श्रृंखला बनाती है। इसी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। जैसे में यदि देखेंगे तो बताया गया कि एक पौधा का भक्षण कीड़े यानी जो है एक पौधा को यदि खाता है कौन, एक कीड़े द्वारा खाया जाता है। एंड कीड़े को कौन, मेढक खाता है। एंड मेढक को फिर कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। और सांप को एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। क्रम एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। मीन्स क्या है, यदि देखेंगे तो आपका जितने भी पौधे और सब इसको कौन खाते हैं, कीड़े खाते हैं। फिर कीड़े को कौन खाते हैं, देखेंगे तो कीड़े को कौन खाया जाता है, आपका मेढक खा जाता है। मेढक को फिर कौन खाता है, सांप। फिर सांप को आप यदि देखेंगे तो इसको कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनी हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 7 है। इसमें से बताया गया है क्या कि निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधि लिखे। तो आपका जनन की विधि हाइड्रा जो है, हाइड्रा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में यदि बात करेंगे तो हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि होता है जो एक अलैंगिक जनन है। राइजोपस ये भी क्या है, बीजाणु गठन है जो आपका ये भी क्या है, अलैंगिक जनन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे। बताया गया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है और इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर देखेंगे तो बताया गया कि जब कोई नेत्र निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट में क्या होता है, आपका निकट वाला देख सकते हैं लेकिन दूर वाला को नहीं। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर वाला को देख सकते हैं बट आप निकट वाला को नहीं देख सकते। कारण क्या होता है ना, नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना एंड दूसरा देखेंगे तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस उपाय यदि हम करेंगे तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा 7 क्वेश्चन है। इसमें से बताया गया है कि आपका कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम, तो इसका एक फिगर में हम देखते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वस्तु की ऊंचाई जिसको हम एच भी बोल सकते हैं। एंड देखेंगे तो फोकस दूरी एफ है तो ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड यदि दूरी देखेंगे यू जो कितना है मेरा 27 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब यानी भी हमको ज्ञात करना है। तो भी इसका एक फॉर्मूला आता है 1/v + 1/u = क्या होता है 1/f। क्या करेंगे, मान रखेंगे। मान में मेरा दिया हुआ है 1/v रखते हैं, ठीक, प्लस क्या हो गया आपका 1/u। तो u का मान यहाँ पे मेरा कितना है -27, तो इसकी जगह -27 रख दिया = क्या है 1/f। तो 1/f यानी 1/f का मान मेरा कितना है -18। तो ये -18 रखना। माइनस जो है ये अवतल है इसीलिए क्या होता है आपका एफ भी माइनस में होता है, यू भी आपका क्या होगा माइनस में भी। एंड भी की यदि बात करेंगे तो भी आपका किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो इसको हम टोटल चलिए सॉल्व करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/v लिख सकते हैं = क्या आ जाएगा 1/18। इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये जो मेरा प्लस है ये इस पार आके क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस होगा आपका इस पार आने के कारण, ये माइनस दोनों मिलकर क्या आपको ये बना देता है प्लस बना देता है। जो 1/ आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा 54 आएगा। और 18 का टेबल में 54 के बार में आता है 3 बार में, तो 3 को 1 से यदि गुना करेंगे तो आपका क्या 3 ही होगा। एंड 27 का टेबल में 54 देखेंगे तो 2 बार में आता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। इसमें 18 में माइनस है इसीलिए यहाँ 3 में क्या लगा माइनस लगा। एंड यदि देखेंगे तो आप घटाएंगे इसमें 3 में 2 जाता है तो आपका क्या होता है 1 बचता है। एंड नीचे में क्या हो गया 54 हो गया। तो ये माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा माइनस होगा। ये ऑपोजिट हो 1/v बराबर इतना आया, तो यदि इसको उल्टा बदलेंगे तो v ऊपर चला जाएगा और ये मेरा 1 क्या होगा नीचे। इसी तरह 1/54 जो है मेरा ये भी क्या 54 ऊपर चला जाएगा और 1 ठो नीचे। यानी v = मेरा कितना आया -54 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखेंगे तो यहाँ आवर्धन के सूत्र से हम जानते हैं m = क्या होता है -v/h1 देख सकते हैं, तो माइनस हो जाएगा। आपका यदि देखेंगे तो v का मान 54 आया 27 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे = h2/h1, तो h2/h1 मेरा वहाँ पे कितना था 7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 से कम 27, 27 दुनिया आपका क्या हो जाएगा 54। ये 7 से 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। यही ऋणात्मक चिन्ह हमें क्या दिखाता है कि प्रतिबिंब मेरा क्या है उल्टा है। तो ये इसका टोटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा 10 क्वेश्चन है। बताया गया कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाना है। तो संयोजन अभिक्रिया चलिए देखते हैं। बताया संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, एक Mg ले लेते हैं एंड आपका क्या लेते हैं O2 ले लेते हैं, तो इधर मेरा क्या बन जाएगा MgO बन जाता है। यानी ये क्या हुआ 2 जो है तत्व ये जुड़ के क्या बन गया एगो बन गया, इसलिए क्या होगा ये संयोजन अभिक्रिया। एंड यदि कोई तत्व ऐसे हो जैसे हम मान के चलिए एग्जाम्पल पे लेके चलते जिसमें से एक ले लेते CO2, तो ये टूट के इधर क्या बन जाएगा एक कार्बन बन जाएगा और ये O2 हो जाएगा। 2 भागों में टूटता है इसीलिए क्या हो गया ये वियोजन अभिक्रिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 11 में क्या बताया गया कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी यदि देखेंगे तो उसका क्या कमी था। बताया गया कि इसमें हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं था,
मीन्स हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान इसमें नहीं था। एंड बी ऑप्शन देखेंगे तो बी में बताया गया इसमें यदि देखेंगे तो अक्रिय गैस का भी कोई स्थान नहीं था। तो ये इसका मुख्य दोष था और मेंडलिफ ने निम्न प्रकार से इसे क्या किया था, दूर किया इस दोष को, जिसमें से बताया गया कि मेंडलिफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया है, जबकि यदि देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका कोई निश्चित स्थान दे दिया गया। मीन्स हाइड्रोजन को देखेंगे तो पहले आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट देखेंगे तो बताया मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में मेरा क्या है कि इसका एक निश्चित स्थान है, जिसमें इसको कितना 18 वर्ग में रखा गया है। इसमें से आपका टोटल अक्रिय गैस देखेंगे तो क्या हो जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सब टोटल आपका क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। बताया गया कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के कारण निम्न है। बताया गया कि कार्बन की अधिक क्रियाशीलता, यानी कार्बन जो अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट मेरा बी है, जिसमें बताया गया कार्बन की सहसंयोजक यौगिक बनाने की भी क्षमता क्या है, अधिक है। एंड देखेंगे सी में बताया गया कि कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की भी क्षमता है, इसलिए जो है इसके यौगिक अधिक है। नेक्स्ट मेरा 13 क्वेश्चन है, जिसमें से क्या बताया गया है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। तो दोहरा परिसंचरण किसे कहेंगे। बताया गया कि दोहरा परिसंचरण रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना, यही क्या कहलाता है, मेरा दोहरा परिसंचरण कहलाता है। बताया गया कि पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर जो है हृदय के दाहिने आलिन में एकत्रित होकर दाहिने निलय में होते हुए फेफड़ों में जाता है, तथा दूसरी बार क्या होता है, हृदय के बाएं आलिन में फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित होकर शुद्ध रुधिर धमनियों द्वारा समस्त शरीर में आपका क्या होता है, पंप किया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण कहेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 14, जिसमें से क्या बताया गया है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो इसमें से आंसर यदि देखेंगे, बताया गया कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिसमें से प्रमुख है सौर पैनल। आपका सौर पैनल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है, परिवर्तित करता है। एंड सौर पैनल बहुत सारी सौर सेलों का समूह होता है। सौर पैनल क्या होता है, बहुत सारे सौर सेलों का समूह होता है। और सौर पैनल जो है पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है और बिजली उत्पन्न करता है, बिना नुकसान पहुंचाए क्या करता है, ये सौर पैनल बिजली उत्पन्न करता है। इस बिजली से हम सभी तरह की क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे बल्ब का जलाना और भी तरह तरह के कार्य होता है, ऊष्मा प्राप्त करना, सभी प्रकार के कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखेंगे 15 में बताया गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कार्यों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध यदि देखेंगे तो किन कार्यों पर निर्भर करता है। सबसे पहला देखेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कार्यों पर निर्भर करता है। पहला में बताया गया कि तार की लंबाई, यानी तार जो देखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है। तो तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध क्या उतना ही अधिक होगा। यानी कोई भी तार यदि इतना छोटा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, यदि तार क्या होगा, बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मेरा देखेंगे बताया कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मीन्स कोई भी यदि चालक तार है तो उनका प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे, कि वो प्रकृति यानी वो किस प्रकार का है, यानी उसका गुण क्या है, आधार पे क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्या 2 ओम है, एंड आपका देखेंगे तो 3 ओम है, एंड आपका एक क्या है 6 ओम। ये 3 प्रतिरोधक है जो किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, 11 ओम हो जाएगा। ये क्यों हो गया, जिसमें से बताया गया कि ये 11 ओम हो जाएगा। एंड देखेंगे तो क्या होगा, 1 ओम होगा। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, देखिए एक चीज़ याद रखना है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसको किस में जोड़ते हैं, आपको सीरीज में जोड़ना है। यानी कि यदि देखेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आपका क्या होता है, R=R1 + R2 प्लस क्या करेंगे, R3। इस रूप में जोड़ेंगे तो R1 पहला यदि देखेंगे तो कितना है, 2 है मेरा, दूसरा क्या है, ये 3 हो गया, एंड चौथा देखेंगे तो 6 हो गया। तो टोटल को जोड़ेंगे तो मेरा कितना होता है, 11 ओम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कि पहला क्वेश्चन में देखेंगे तो हम बताएंगे क्या कि प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने से कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। इसको आप लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया कि 1 ओम कैसे प्राप्त होगा, जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए यदि देखेंगे तो 1/R होता है इक्वल टू क्या होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/R3। तो इसको चलिए जोड़ते हैं। 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 1 बाय आपका क्या है,
ये 3 हो जाएगा प्लस 1/6। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाता है 6 हो जाएगा। 2 का टेबल में 6 देखेंगे तो मेरा कितना आएगा 3 बार में। 3 का पढ़ा में 6 देखेंगे तो आपका कितना बार में आएगा 2 बार में। एंड देखेंगे 6 का पढ़ा में 6 तो मेरा 1 बार में। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 ही होगा, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो मेरा कितना होगा 1 होगा। तो टोटल को यदि जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, और नीचे में मेरा 6 6 कट के कितना आ जाएगा 1, यानी आपका क्या होगा 1 ओम। यानी हमको एक चीज़ देखना है क्या, यानी 1 ओम प्राप्त हो गया। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है कि यदि हम तीनों प्रतिरोधकों को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें 1 ओम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बताया गया कि डायनेमो क्या है या किस सिद्धांत पर यदि देखेंगे तो कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। तो टोटल यहाँ पे दिखाया गया। आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर को बढ़िया से याद रखना है। बताया गया कि डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जनित्र में यदि देखेंगे तो जनित्र के कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। इसको यदि हम घुमाएंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रेरित होगा। आगे इसमें देखेंगे तो बताया गया इसकी बनावट। तो बनावट किस प्रकार है, आप फिगर देख सकते हैं। हूबहू आपको क्या फिगर देखकर ही आपको टोटल बनावट को लिखना है। बताया गया कि विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली होती है, जो आपको कुंडली दिखी थी ABCD आकार की थी, जो एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा गया। यानी आपका एक नॉर्थ था और एक क्या था साउथ, इनके बीच ये कुंडली को क्या किया गया है, रखा गया है। आगे बताया गया कि कुंडली का दोनों सिरा क्रमशः R1 और R2 वलयों से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये दोनों क्या है, R1 और R2 से जुड़ा हुआ था। बताया गया वलय R1 जो है ब्रश B1 से तथा वलय R2 जो है ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है। दोनों ब्रशों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा। क्रियाविधि में मेरा क्या बताया गया है कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर। फिक्स से ऊपर की ओर एक AB भुजा होगा तो दूसरा भुजा क्या होगा, CD नीचे की ओर होगा। तो इस प्रकार गति करे। तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि देखेंगे तो कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। वही उल्टा होता है यदि कुछ चक्कर के बाद यदि AB नीचे की ओर तथा CD भुजा क्या होगा, ऊपर की ओर गति करती है। तो ऐसे में क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा उल्टा होता है आपका क्या, DCBA की ओर होती है। एंड देखेंगे तो धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होती है। ऐसी धारा जिसकी मान तथा दिशा क्या होता है, समय के साथ बदलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये जितने भी बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लॉन्ग नहीं है। इसको आपको क्या करना है, इसी के आधार पे लिखना है। ये जो आपका फिगर बना हुआ है, इस फिगर के अनुसार ही आपका देखना है। ये जो है आपका ABC एंड D जो है, ये घूमने के बाद क्या होगा, जब AB भुजा नीचे की ओर होती है तो CD भुजा आपका क्या होगा, ऊपर होगा। यही प्रक्रिया में यदि देखेंगे तो CD भुजा नीचे और AB भुजा आपका क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं 17, जिसमें से बताया गया क्या कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। तो निम्नलिखित समीकरणों को हम संतुलित कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ N2 है, H2 है, यहाँ N मेरा कितना है 1 है और इधर 2 है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। तो ये क्या हो जाता है आपका 2N हो जाता है। लेकिन H कितना हो जाता है आप देख सकते हैं, 3 दूनी आपका 6, H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जबकि इधर H मेरा कितना है 2 है। तो यहाँ पे भी आपको 3 लगाने देना है। 3 लगाने से क्या हो जाएगा, इधर भी 3 दूनी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा आपका। मीन्स आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 लगाना है और यहाँ पे आपको 2 लगाना है। तो ये संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट में इसको संतुलित करेंगे अगला में। तो बताया गया क्या कि Fe जो है इधर देखेंगे तो 3 है और इधर आपका कितना है 1 है। तो यहाँ पे भी आपको कितना लगाना है, 3 लगाना है। ऑक्सीजन की यदि बात करेंगे तो ऑक्सीजन इसमें कितना है 4 है और यहाँ पे आपका कितना है 1 है। तो यहाँ भी आप 4 लगाते हैं तो ऑक्सीजन आपका 4 हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन अब देखेंगे तो कितना हो जाता है, हाइड्रोजन देखेंगे तो 4 दूनी आपका कितना हो गया 8 हो गया। तो इधर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 लगा देना। तो ये भी आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित का मतलब क्या है कि दोनों तरफ आपको बराबर रखना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे तो इसको भी आपको संतुलित करना है। इसको कैसे करेंगे, Na इधर भी क्या है आपका Na ठीक इक्वल है Cl, इधर भी Cl, ये भी क्लियर है। Ag इधर भी Ag, NO3 ये आपका पहले से ही क्या है संतुलित है। इसको आपको संतुलित करना नहीं पड़ेगा। इसमें यदि देखेंगे इधर आपका क्या है H2 है और आपका Cl2 है, यानी H भी 2 गो है एंड Cl भी 2 गो है। तो यहाँ पे यदि हम 2 लगा देते हैं तो इधर भी आपका क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा और 2Cl इधर भी आपका हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे सिर्फ 2 लगाने से ही क्या होता है, ये सॉल्व हो जाता है। एंड आगे यदि देखेंगे तो आपका Mg एंड HCl इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे यदि तो मेरा Cl कितना है, 2 है, एंड इसमें Cl कितना है आपका 1 है। तो यहाँ पे यदि हम 2 लगा देते हैं तो Cl मेरा कितना हो जाता है, 2, लेकिन H क्या हो जाता है, 2 गो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं H कितना है, 2 गो। Mg 1 है तो यहाँ भी आपका क्या है, Mg 1 है, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 लगाने से क्या होता है, ये संतुलित हो जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन 18 है, जिसमें से बताया गया कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको कुछ इस प्रकार बना लेना है, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखता होगा। ये आपका ग्रासिका है, ये डायफ्राम है, टोटल आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले, एंड फिगर हो सके तो आप बढ़िया से इसको बना लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19, जिसमें से बताया गया मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। मीन्स मानव के बच्चे लिंग धारण कैसे होता है इसके बारे में बताना है। आंसर यदि देखेंगे तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना ही क्या कहलाता है, लिंग धारण कहलाता है। मानव में बच्चे का लिंग धारण XY गुणसूत्र और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोज से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होते हैं। निषेचन क्रिया यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र और मादा के X गुणसूत्र हो तो शिशु मादा ही होता है। कहने का मतलब देखिए, इसमें से आपको ये नोट डाउन कर लेना। एंड यदि देखेंगे तो यदि आपका XX है तो ये क्या होता है कि मादा के शरीर में होता है, एंड XY देखेंगे तो ये आपका क्या है, नर के शरीर में होता है। तो यदि आपका X और आपका क्या है, X मिलता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, मादा होता है। एंड यदि देखेंगे तो मान के चलिए ये X है एंड ये भी X है, ये भी आपका होता है, तो इसके अनुसार भी क्या होता है, मादा होता है। लेकिन आपको देखना है यदि Y और X आता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आपका नर का जनन होता है। एंड यदि देखेंगे तो यहाँ भी आपका क्या है, X और ये वाला Y, स्थिति में भी आपका क्या होता है, नर का ही जनन होता है। तो उम्मीद है आपको ये टोटल क्वेश्चन जो है टोटल समझ में आ गया होगा। एंड जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करें कि आपको कौन सा सेट का दिक्कत हो रहा है, उसी सेट का हम वीडियो आपको बना कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।